कल हमने रोलेस थ्योरम पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 27 तक हो गया था। 28 28 में कुछ क्वेश्चंस करने हैं हमें। 28 का मैं सेकंड पार्ट बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 28 सेकंड पार्ट, वेरीफाई रोलेस थ्योरम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। सो यू हैव टू वेरीफाई 0 to in between 0 to pi, you have to search a number or at which fsc must be 0, मतलब fsc 0 हो जाए, एक ऐसा नंबर आपको फाइंड करना है 0 और pi के बीच में। अब सबसे पहले लिखेंगे fx is differentiable on 0 to pi. fx is continuous on 0 to pi. These two things, ये दो चीजें तो अपने को डायरेक्ट लिखना है क्योंकि इन्हें प्रूव नहीं करना है। ये हम लिखेंगे we know that, even you don't know but you write in exam में मालूम है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, बट जहां वेरिफिकेशन का क्वेश्चन आ रहा है वहां पे तुमको प्रूव नहीं करना। थर्ड, fa मतलब f0 e raised to 0, सॉरी e raised to sin x शर्मा साइन एक्स। हाँ वो यहाँ पे समझ में आ गया बात। f pi भाई ये दोनों इक्वली नहीं आ रहे थे, मैंने देखा ये क्या हो गया, e raised to pi sin pi 0 हो गया तो ये 0, sin pi sin 0 0, sin pi कितना होता है सर हाँ यस सर ऐसे में वो जीरो हो जाएगा ना। हेलो, ये तो सर जीरो, ई रेस टू जीरो इंटू साइन जीरो आएगा। हाँ और ये तो 0 और e raised to pi मतलब ये 0, वहाँ sin 0 तो 0 दोनों इक्वल आ गए। therefore fa equal to fp, f और ab इक्वल है, रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल। ये देखो यहाँ पे तो क्या है, थोड़ी सी देर के लिए क्योंकि दोनों अनइक्वल आ रहे थे, अगर ये इक्वल नहीं आएंगे तो रोलेस थ्योरम तो एप्लीकेबल होगी नहीं। इसमें बोला वेरीफाई करना, तो एप्लीकेबिलिटी के लिए तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। तो मैंने क्वेश्चन को ध्यान से देखा, मतलब मैंने बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते समय मिस्टेक लगी थी तो मेरी मिस्टेक पकड़ में आ गई, मैंने रॉन्ग कॉपी किया क्वेश्चन, तो इससे मेरे मिस्टेक हुई। लेकिन यहाँ आके मैंने पकड़ लिया उस मिस्टेक को। पर ऐसा अगर आपको कंसेप्ट पता है तो ही कर पाओगे ना, नहीं पता है तो चलने दो, जैसे भी आ रहा है उसमें भी सब प्रूव कर देंगे स्टूडेंट। ये आज पता लगा sin x छोड़ ही दिया आपने पूरे क्वेश्चन के अंदर, तो गलत हो जाएगा। Now f dash x e raised to x cos x plus cos x plus sin x into e raised to x, फर्स्ट सेकंड लगाया है by 1 को डिफरेंशिएट कर दिया फर्स्ट सेकंड, then f dash c equal to 0 पुट करेंगे, this implies e raised to c cos c plus sin c e raised to c equal to 0, e raised to c कॉमन ले लेंगे हम, cos c plus sin c equal to 0, then this implies this is never equal to 0, e raised to c constant एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये तो 0 हो नहीं सकता, कभी भी कुछ भी पुट करो c की वैल्यू कभी 0 नहीं आएगी। therefore cos c plus sin c equal to 0, this implies sin c equal to minus cos c, this implies minus tan c equal to minus 1 और tan c equal to minus 1 डिवाइड बाय cos c कर दिया। सो हाँ एक मिनट, हाँ बोलो बोलो। सर हो गया सही। सर इसकी कह रहा था सर गेम। हाँ वो एक्चुअली बैटरी लो हो गई 50%, तो वर्टिकल हो गया। tan c equal to minus 1, now tan c equal to minus 1 implies c equal to n pi plus 3 pi by 4, tan c equal to minus 1, c equal to n pi plus 3 pi by 4। 3 pi by 4 कैसे लिखा ये नहीं पूछते अभी, 11th क्लास में खूब क्वेश्चंस करे आपने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के। tan 3 pi by 4 is minus 1, so इसको tan 3 pi by 4 लिखा।
मतलब n पाई प्लस n पाई क्यों लिखा मैंने कल भी आपको इसे समझाई थी, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएंगे इंटरवल्स का यूज करना है, क्योंकि इंटरवल अगर बड़ा है तो दो आंसर भी हो सकते हैं ऐसे जो आपको -1 दें, पर ये 0 टू पाई है तो हमें एक नंबर मिल गया है यहां n इक्वल टू 0 c इक्वल टू 3 पाई बाय 4 belongs to 0 to pi, therefore Rolle's theorem verified. This is the way to solve in exams. CBSE में ऐसे स्टेप्स सब लिखने पर आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, बिल्कुल ऐसे नहीं कुछ भी लिख दिया, दो चार स्टेप और कर दिया, ये स्टेप सबके मार्क्स से डिवाइड रहते हैं, इतने 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 इतने। ओके, प्लीज नोट इट, टेक अ स्क्रीनशॉट। या सर e is to 5 sin phi की वैल्यू 0 कैसे आई? sin 180 कितना होता है? 0। सॉरी, e raised to 5 into 0, बस 28 का फिफ्थ पार्ट। और कोई लग रहा है पार्ट ऐसे जो टफ है? ये तो इसका डिवाइड में आ गया, सिमिलर हो गया, लॉग वाला आ गया, ये हो जाएगा फिफ्थ पार्ट और सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, वो बताना सिक्स्थ पार्ट। अब तो मैंने लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम नहीं पढ़ाई है, अभी मैंने आपसे बोला था मीन वैल्यू थ्योरम के दो पार्ट हैं, एक रोलेस थ्योरम, एक लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। तो अभी अपन ने रोलेस थ्योरम पढ़कर उसके क्वेश्चंस किए हैं, अभी 29 से 32 लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चंस हैं। थ्योरम में थोड़ा सा डिफरेंस है बस। fx इक्वल टू sin raised to 4x plus cos raised to 4x, and see the interval is on 0 to pi by 2 close interval. We know that trigonometric functions are continuous. We know that trigonometric functions are differentiable. So, fx is trigonometric function. Therefore, fx is differentiable on open interval 0 to pi by 2. fx is continuous on 0 to pi by 2 close interval, and the third f0 is fa, हम f0 बोलेंगे यहाँ, sin raised to 40 plus cos raised to 40, this is 1, sin 0 0 or 0 1, and f pi by 2 is fb, f pi by 2 sin pi by 2 cos pi by 2 raised to 4, sin 90 1 raised to 4 plus 0 is 1. Therefore, fa equal to fb. Therefore, Rolle's theorem applicable. Now, for verification, we will differentiate the function f dash x equal to 4 sin cube x cos x minus 4 cos cube x sin x by 1. Differentiation, sin raised to 4x का differentiation sin की power 4 है ना, 4 आगे आ जाएगा 4 sin cube x और sin का cos x, ऐसे cos में 4 आगे आ जाएगा 4 cos cube x cos x का minus sin x. This result gives us 4 sin x cos x common, यहाँ बचेगा sin square x minus cos square x, मतलब minus 4 sin x cos x into cos 2x। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि ये sin स्क्वायर x minus cos स्क्वायर x, इसको मैंने लिखा cos स्क्वायर x minus sin स्क्वायर x, और cos स्क्वायर x minus sin स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है cos 2x, इसलिए cos 2x लिख दिया है यहाँ पर, और ये रिजल्ट हमको दे देगा -2 sin 8x sin 4x, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, इसको अपन ऐसे एक स्टेप में और लिख देते हैं -2 2 sin x cos x, 2 sin x cos x क्या हो जाएगा sin 2x और cos 2x,
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 को लिखा 2 into 2, इधर देखें आप 2 into 2, 2 sin x cos x को sin 2x लिख दिया और ये cos 2x, 2 sin 2x cos 2x अगेन माइनस sin 4x, 2 नहीं आएगा, माइनस sin 4x। नाउ f dash c equal to 0, so f dash c मतलब क्या हो जाएगा, माइनस sin 4c equal to 0, this implies sin 4c equal to 0, therefore 4c equal to n pi। आपको पता है लास्ट में बताया था साइन में पाई के मल्टीपल 0 होते हैं, साइन में पाई के मल्टीपल 0 होते हैं, मतलब ये 4c किसके इक्वल होना चाहिए, पाई के मल्टीपल n पाई, तो c इक्वल टू कितना आ जाएगा, n पाई बाय 4, c इक्वल टू 1 पुट करेंगे, इसके बाद तो n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाय 4, दिस बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय, वेरीफाइड। हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था डेरिवेटिव एज ए रिलेटेड रेट्स, और सेकंड पार्ट पढ़ा था सॉरी हमने डिफरेंशियल एरर अप्रोक्सीमेशन, एंड द थर्ड पार्ट इज मीन वैल्यू थ्योरम। थर्ड पार्ट मीन वैल्यू थ्योरम में दो पार्ट ए एंड बी, ए इज रोलेस थ्योरम, नाउ मीन वैल्यू थ्योरम, एल एंड डी टी लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम ये बोलती है कि fx स्टेटमेंट इज नॉर्मल, fx be a real valued function defined on closed interval ab such that सेम स्टेटमेंट यहां चेंज आएगा, फर्स्ट fx is continuous on closed interval ab, fx is differentiable on open interval AB, and third point, fa is not equal to fb, fa और fb equal नहीं, then there exists at least one c, at least one c belongs to open interval a and b such that f dash c equal to zero नहीं, f dash c equal to zero नहीं लिखना है, f dash c equal to fb minus fa upon b minus a। यहाँ पे ये स्पेशल टर्म है, इसका मीनिंग समझा रहा हूँ मैं ज्योमेट्री से कि क्या होती है। अगर f dash c equal to 0 होता है मतलब fa equal to fb हो जाए, यहाँ अगर ये नॉट इक्वल से अगर इक्वल हो गया तो ये क्या बन जाएगी, रोलेस थ्योरम। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि रोलेस थ्योरम इज ए पर्टिकुलर केस ऑफ लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम व्हेन fa equal to fb, then लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम becomes रोलेस थ्योरम। अब इसको रोलेस थ्योरम में f equal to fb पर यहाँ पर f और fb इक्वल नहीं है, तो इसके लिए f dash equal to 0 नहीं, इसके इक्वल होना चाहिए। f dash c का मतलब तो आपको पता है क्या होता है ज्योमेट्रिकली, अभी अपन ने कल परसों भी पढ़ा, कोई बताएगा ज्योमेट्रिकली f dash c का मतलब, Unique tangent is point C. unique tangent, there exists a unique tangent at that point, slope of the unique tangent at the point x equal to c, उस ग्राफ के ऊपर एक c। now the geometrical meaning of this f dash c equal to fb minus fa upon b minus a, f is not equal to fb को ज्योमेट्रिकली समझते हैं। ज्योमेट्रिकली क्या होता है, देखो ज्योमेट्रिकली समझने के लिए चंदा मामा थ्योरी काम आएगी, ये चंदा मामा बना दिया, उस दिन भी समझाया था मैंने, ये ए और ये बी, देखो एक को मैंने डाउन रखा और एक को मैंने अप रखा है, क्योंकि fa और fb इक्वल नहीं है। उस टाइम जो ग्राफ बनाए थे सारे ग्राफ ऐसे बनाए थे क्योंकि साइड x एक्सिस से इक्वल रखी थी, बिकॉज़ fa इक्वल टू fb था। दिस इज a f a b f b,
ये एक पॉइंट के बीच में सी, ए और बी के बीच में ओपन इंटरवल, कॉर्नर पॉइंट नहीं हो सकता, डिफरेंशियल रीजनिंग होती है, देखो यहाँ से हम ओपन इंटरवल यूज कर रहे हैं। एक पॉइंट सी के ऊपर एक टेंजेंट बनाएंगे हम, दिस इज द, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगी उसकी जो स्लोप होगी वो एवरेज सी होगी, मतलब dy by dx इक्वल टू एवरेज सी इक्वल टू स्लोप इक्वल टू tan थीटा, टेंजेंट की स्लोप, ये टेंजेंट है। अब ये एवरेज सी है, मतलब इसकी जो रुक गई है, सर आपकी स्क्रीन बहुत ब्लर है, कुछ दिख ही नहीं रहा। यस सर। यस Yes, सर। सर। हाँ हार्दिक यस सर। भैया, अभी ब्लर दिख रहा है क्या भैया? यस सर। ओके गुड। हाँ सर, अब क्लियर है। क्लियर है? अभी क्लियर है? यस सर। ओके जतीन, सर अब क्लियर है। यस विनोद सर। शर्मा, क्षितिज, क्षितिज शर्मा, विशेष, सर ब्लैक पंकज, पंकज इज देयर, पंकज सर अब क्लियर है। ओके। सो मैंने रुकैया से बोला था कि ये ए एफ ए है, ये बी एफ बी है, तो एफ बी माइनस एफ ए मतलब एफ बी माइनस एफ ए, वाई टू माइनस वाई वन, ये हो गया ना, वाई टू माइनस वाई वन, और b माइनस ए मतलब ये x2 माइनस x1, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर हम इसको पॉइंट q दे दें, इसको पॉइंट p दे दें, इसको पॉइंट r दे दें, तो ये जो qr है ये क्या है, qr क्या है, chord, ठीक है, chord ऑफ द कर्व है ना। इस qr chord की जो स्लोप होगी, स्लोप ऑफ chord qr, वो एफ पी माइनस एफ ए अपॉन क्या हो जाएगी, बी माइनस ए, ठीक है। ये राइट साइड के अंदर जो टर्म है वो कॉर्ड की स्लोप है, लेफ्ट साइड में जो टर्म है वो टेंजेंट की स्लोप है, और दोनों कैसे हैं, इक्वल। स्लोप्स इक्वल कब होती है, सर जो लाइंस पैरेलल होती है। इसका मतलब ये हुआ कि लैग्रांजियस ने ऐसा कहा था, आप सुनना ध्यान से, इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर कोई फंक्शन कंटीन्यूअस है, ग्राफ में टूट नहीं रहा, देखो डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब हर पॉइंट पे टेंजेंट 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 मिलेगी, खूब सारी टेंजेंट के बीच में, उन टेंजेंट्स में जितनी भी टेंजेंट्स हैं उसमें एक टेंजेंट ऐसी जरूर मिलेगी, कम से कम एक टेंजेंट जो इस कॉर्ड के पैरेलल होगी। उसमें क्या बोला था रोलेस थ्योरम में, टेंजेंट विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। यस, टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, और इसमें क्या बोल रहे हैं, टेंजेंट इज पैरेलल टू chord, so this implies slopes are equal,
This implies tangent is parallel to chord. Tangent is parallel to chord. There exists at least one tangent which is parallel to chord. और उसमें बोला था tangent is parallel, there is at least one tangent parallel to x axis. मतलब अगर ये जीरो हो जाएगा ना तो स्लोप जीरो कब होती है, जब x एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है, हमें पता है. इसलिए रोलेस थ्योरम में इक्वल टू में जीरो आ जाता है और इसमें इक्वल टू जीरो नहीं होता. मतलब थोड़ा सा वक्त बढ़ गया, यहाँ पर इक्वल टू जीरो लिख के सॉल्व कर लेते हैं, उसके लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा. और f और f इक्वल नहीं है, अगर इक्वल होंगे तो जीरो हो जाएगा. इक्वल नहीं है तो कुछ ना कुछ नंबर आएगा यहाँ पर. जैसे मान लो ये 7 है, ये 2 है, ये 5 है, ये 1 है. 7 - 2 5 है, 5 1 आ गया, उसको सॉल्व कर देंगे, उससे सी आ जाएगा. बस इतना ही तो डिफरेंस है. पर ज्योमेट्रिकल मीनिंग थोड़ा ध्यान देना आप इसको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ज्योमेट्रिकल मीनिंग दोनों के ज्योमेट्रिकल इंपॉर्टेंट है. हो सकता है आपके होमवर्क के क्वेश्चन में कहीं पूछ लें ज्योमेट्रिकली क्या एक्सप्रेस कर रहा है, तो रोलेस थ्योरम में क्या एक्सप्रेस करता है, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ठीक है, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट. क्वेश्चन नंबर 29. At what point on the following curve the tangents parallel to x axis? 29 नहीं 30 बताऊंगा, क्योंकि टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस मतलब क्या हो गया, रोलेस थ्योरम का क्वेश्चन हो गया. ठीक है, मैं 30 से बता रहा हूं क्योंकि 30 में हमने को लैग्रेंज का क्वेश्चन करना है. वेरीफाई लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर दिस फंक्शन fx इक्वल टू x - 3 x - 6 x - 9 and the function is and the interval is -2 to 2. 3 और 5 के बीच में एक ऐसा जरूर नंबर है. सर इंटरवल ये नहीं है. 3 और 5 3 और 5 के बीच में एक नंबर ऐसा जरूर है जिस पर टेंजेंट इसकी कॉर्ड के पैरेलल आएगी. तो पहले वो दोनों चीजें प्रूव करना चाहिए कि डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूअस है. वो हम नहीं करेंगे. मैंने आपको पहले बोल दिया वेरीफाई लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको क्या लिखना है, वी नो दैट दिस फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन. मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉलिनोमियल बनेगा. So it is a polynomial function and it is differentiable on open interval 3 to 5 and continuous on a closed interval 3 to 5. Now we find f and f should not come equal. ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे. तो ये कैसे, पहले मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं. मल्टीप्लिकेशन करेक्ट है. This is fx. This function fx is fx is a polynomial function. Fx equal to 3x square minus, sorry, fx is polynomial function. Since therefore this implies first point fx is differentiable on open interval 3 to 5. fx is continuous on closed interval 3 to 5. And third, fa equal to fp, fa equal to 3. f3 कितना आएगा 0 and f5 कितना आएगा देखते हैं 5 - 3
5 minus 6, 5 minus 9, 5 1 लिखा है मैंने, 5 1, 5 minus 3 minus 2, x की वैल्यू 5 पुट कर दिया, मैंने यहाँ नहीं पुट किया है, क्यों नहीं करना पड़ेगा, इसका इसमें एक ही बात है, यहाँ पुट कर रहा हूँ। 5 minus 6 minus 1, 5 minus 9 minus 4, कितना आएगा ये, minus 8, 5 1, मतलब x की वैल्यू मैंने इसमें पुट करी 5, यहाँ नहीं पुट करी, 5 पर क्यूब और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर वही आएगा -8। therefore fa is not equal to fb। fa कितना है हमारे पास, fa कितना है हमारे पास, fa इक्वल टू 0, fb कितना है -8। सर +8 आएगा ना? हाँ सर +8 आएगा। 3 माइनस है ना, अच्छा अच्छा, 5 माइनस, ओके, 5 माइनस 3 माइनस 2 नहीं होता है, पता नहीं कहाँ माइनस चला गया, 5 माइनस 3 2 है, तो f इक्वल टू 0 और f इक्वल टू -8। नाउ therefore LMDT is applicable। now f dash x by 1 by 2, इसको डिफरेंशिएशन करना इजी होगा इससे, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। डिफरेंशिएशन का फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन फंक्शन वाला प्रोडक्ट को लगाना पड़ेगा ना, तो ज्यादा इसलिए इसको डिफरेंशिएट करना, 3x स्क्वायर माइनस 36x, और अगर आप उसमें लगाएंगे तो भी मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, वो तीन तीन बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्वांटिटी में, इससे ज्यादा अच्छा आप उसको मल्टीप्लाई पहले कर दो, तो 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 99। नाउ एवरेज c, एवरेज c कितना हो जाएगा, 3c स्क्वायर माइनस 36c प्लस 99। देखो यहाँ पर आगे बस अपने को थोड़ा सा चेंज मिलेगा, अगर रोलेस थ्योरम होती तो मैं क्या करता, इक्वल टू 0 लिख देता, पर यहाँ क्या लिखूंगा, बाय LMDT एवरेज c इक्वल टू fb माइनस fa अपॉन b माइनस a लिखूंगा, मतलब 3c स्क्वायर माइनस 36c प्लस 99 will be equal to fb कितना है -8, fa कितना है 0, b माइनस a, ये b है और ये a, और b है हमारे पास, a इक्वल टू 3 b इक्वल टू 5, मतलब 5 माइनस 3। सर एफ बी +8 आएगा। हाँ सर एफ बी +8 आएगा ना? b कितना है, हाँ प्लस 8, तो ये 4 हो जाएगा इधर, यहाँ b प्लस 8 था, करेक्शन यहाँ कर दिया, तो यहाँ नहीं किया, तो b8। सर वहाँ पे भी सर fa इक्वल अनइक्वल टू ऐसे थोड़ी हाँ fa is not equal to fb, प्लस 96, 97, 95। अब इसको फैक्टर कर लो, 3c स्क्वायर माइनस 36, 5 माइनस 3 2 से 4 8 कट जाएगा, 4 4 लेफ्ट साइड में जाए, 99 माइनस 4 95 बच जाएगा, 95 से फैक्टर्स करके देखो क्या आ रहे हैं, फैक्टर्स बताओ जल्दी से, 95 into 3 और 36 लाना है, कोई नंबर बीच में मिलेगा क्या, 3 और 5 के बीच में एक नंबर ऐसा है क्या जो इसको 0 बनाना है, और से हो जाएगा शायद, फैक्टर्स होने क्या इसके, प्लीज ट्राई, फैक्टर होते हैं क्या इसके फैक्टर्स, नहीं तो फिर हमको उसी तरह से फॉर्मूला से करना पड़ेगा,
माइनस बी प्लस माइनस 1296 2 into a कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने 10th क्लास का क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला अगर फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो माइनस बी प्लस 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296 4 8 to 3 c 95 4 is 12 into 95 minus 1296 minus कितना आ रही है टर्म c equal to 36 plus minus 1296 minus 1140 upon 6 36 कितना नंबर होता है 1296 minus 1140 6 5 150 156 156 36 156 का स्क्वायर रूट कितना आएगा सर 2 रूट 39 2 रूट 39 अप्रोक्सीमेटली कितना लें अपन इसको 12 का 144 होता है 13 का 16 12 पॉइंट समथिंग लिख लें अप्रोक्स लिख लिया मैंने 12 से थोड़ा बड़ा आएगा और 13 से कम आएगा अप्रोक्सीमेट यस सर 36 plus 12.3 by 6 and 36 minus 12.3 by 6 इसमें से इसको माइनस करेंगे तो जो नंबर आएगा वो 30 में से 12 36 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा बताओ 23 23.7 23.7 by 6 ये कितना आएगा 3 पॉइंट समथिंग आएगा belongs to 3 to 5 ये सब मैंने डिजिट लगा दिए क्योंकि एल्जेब्रिक मैं नहीं कर रहा हूं कैलकुलेशन जो करनी है आप कर लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर एक नंबर आ गया हमारे पास क्योंकि कभी-कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो यहाँ थोड़ी देर के लिए मैं रुक गया था आपने देखा होगा कि हो सकता है कि फैक्टर्स हो जाएं पर वो नहीं हो रहे फैक्टर्स नहीं हो रहे हैं तो फिर हमारे पास सीधा चल फॉर्म है उसी से करना पड़ेगा मतलब अपने कांसेप्ट से हमें दूर भी जाना है तो सी की जो वैल्यू आई है ना वो 3 और 4 के बीच में मिल गई यहाँ पर कितना आएगा ये 48 ये तो 8 पॉइंट समथिंग आएगा तो ये हमारा करेक्ट है मतलब कम से कम एक वैल्यू चाहिए थी ना हमें एक वैल्यू मिल गई हमें कौन सी वैल्यू मिली है ये 3 पॉइंट समथिंग यहाँ पर कुछ आएगा दिस इज द वैल्यू करेक्ट c equal to 3 point something this number the answer take the screenshot मार्क दिख रहा है आपको हाँ सर अब आवाज भी आ रही है आवाज भी आ रही है तो ये थोड़ी थोड़ी देर के लिए होती है इंटरनेट इश्यूज मैंने बोला ना आपसे क्वेश्चन नंबर 31 नहीं करना है ठीक है ओके कौन सा नहीं करना है 31 कोई बताएगा ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं यस सर हाँ दिव्यांजन आप बताओ क्यों बोल रहा हूँ मैं 31 नहीं करना है यस सर यस आफ्ताब इज करेक्ट इसमें पार्ट्स दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर और ये क्वेश्चन कंप्लीट सर का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 इज इनकम्प्लीट है उसमें पार्ट्स दिए नहीं है क्वेश्चन के इसलिए 32 जल्दी से करेंगे अभी आप लोग और शेयर करेंगे ग्रुप पर व्हाट्सएप के ग्रुप पे जिसका नाम दूंगा मैं स्टार्ट राइट नाउ